हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं हूँ टारगेट गुरुकुल से। ठीक है, हम यहाँ पे मिडावल और मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर लेकर आए हैं। ये जो पेपर है आपका 12 तारीख को है। ठीक है, तो ये कौन सा पेपर है? बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर की और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे टारगेट सेमेस्टर पे मिल जाएंगी। आप हमारे टारगेट सेमेस्टर पे जा सकते हो, वहाँ पे मेरी वीडियोस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कौन से ईयर का? ये है बेसिकली 23 और 24 का। ठीक है, मैं 22 और 23 का ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो वो आपको हमारे टारगेट गुरुकुल या टारगेट सेमेस्टर वाले चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से और सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए पेपर कोड देख लीजिए। पेपर कोड है HIS 201। पेपर कोड ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेपर बहुत अच्छे से करके आएंगे, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच एरिया ऑफ द इंडिया वाज फेमस फॉर द ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? तो ओपियम या फिर अफीम, अफीम सभी लोग जानते हैं एक प्रकार का नशा होता है, तो उसके लिए कौन सा जगह था? बिहार था। ठीक है, बिहार सबसे ज्यादा क्या था? फेमस था। सबको दिख तो रहा है ना स्क्रीन पे? ठीक है, सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिहार पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है बिहार पीसीएस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। मैं ये देखिए बहुत बार पढ़ा चुका हूं, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन द विच ईयर? 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा कुछ पता हो इसके बारे में, तो वो लुईस 14 का समय काल था। उस समय जो फ्रांस के शासक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था लुईस 14वां। ठीक है, तो लुईस 14 के शासन काल में उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था जिसका नाम था कॉलबर्ट। ठीक है, तो कॉलबर्ट ने रिक्वेस्ट किया था कि हम क्या करें, एक, ठीक है, हम एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। ठीक है, जो कि ईस्ट में जाएगी और क्या करेगी? व्यापार करेगी। ठीक है, इसी कड़ी में आपको ये दोनों फैक्चुअल डाटा याद होने चाहिए। वहां का सम्राट कौन था? तो लुईस 14वां था। और वहां का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जिसने रिक्वेस्ट किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए? वो कौन था? आपका कॉलबर्ट था। ठीक है, एक और फैक्चुअल डाटा याद कर सकते हैं आप। 1668 में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। ठीक है, किस ईयर में होती है? 1668 में। मतलब देखो 1664 में भारत आए थे, भारत आने के 4 साल बाद एस्टैब्लिश हुई। कहाँ पे हुआ? सूरत में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना जो हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? सूरत में हुआ था। 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई सूरत में। उसी तरीके से पहली फैक्ट्री या पहला जो हेडक्वार्टर रहा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी क्या रहा? सूरत रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की योजना की थी? विच पोर्टुगीज स्टार्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर स्कीम? इसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? शांत जल की नीति कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा होगा। क्या आंसर होगा इसका? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा होगा। पोर्टुगीज का पहला गवर्नर, इनका नाम है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। बहुत फेमस इंसान, मुझे शायद ही कुछ इनके बारे में बताने की जरूरत पड़े। ठीक है, आपको पता होगा एक युद्ध हुआ था, इसको बैटल ऑफ ड्यू कहा जाता है। ड्यू का युद्ध कहा जाता है। उसमें 3 लोग की संयुक्त सेनाओं को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने हरा दिया था। एक तो इजिप्ट की सेना थी, एक ओटोमन एम्पायर तुर्की की सेना थी, और तीसरी गुजरात के शासक की सेना थी। ठीक है, तीनों को बैटल में हराया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा में। तो 1508 का बैटल ऑफ ड्यू हमेशा याद रखिएगा, 1508 या 9 में हुआ था। ठीक है, इसको कहते हैं बैटल ऑफ ड्यू, जिसमें 3 लोग की संयुक्त सेनाओं को हराया था।
पहले भी बैटल हुआ, उसमें इसके बेटे की मृत्यु हो गई, ठीक है, उस तक ये आ चुका था, अल्फोंसो डी एल्बुकार्क, तब तक ये आ गया था, तो इसको जेल में कैद कर लिया, कहा कि नहीं अभी रुक जाओ तुम। फिर जब अपने अपोनेंट्स को हरा दिया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, फिर अपने पद को छोड़ा और फिर ये दोबारा बन गया। सबने पढ़ा होगा डिटेल में, मैंने क्वेश्चन बहुत बार कराया है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे को स्थापित किया? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग पोर्ट्स? ठीक है, तो सूरत, भरूच, आगरा, सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो डच फैक्ट्री ने कहां पे अपने कंपनीज को स्टैब्लिश किया, मतलब कहां पे अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया डच लोगों ने? तो इन सारी जगहों पे किया था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? सर्वप्रथम कारखाना कब स्थापित किया? समझिएगा, पूछा क्या गया है, पूछा गया है अपना सर्वप्रथम कारखाना पूछा गया है। तो सर्वप्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? सभी को पता है 1611 में किया गया था। टेम्परेरी फैक्ट्री थी मछलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में जो थी, ठीक है। फिर 1613 में परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश की सूरत में, और वही अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मानी जाती है। कई किताबों में 1608 भी लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन 1613 ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए, कई बच्चे होते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहते हैं कि सर ये नहीं होगा, ये होगा, तो आप ये समझिए कि आप एक किताब से पढ़ रहे होंगे। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तब मैं सारी चीजों को रीचेक करके बताता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 एडी तक। इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर होगा, ठीक है। किसने अनुमति प्राप्त की थी? सर विलियम हॉकिंस ने किया था, सभी लोग जानते हैं। उनको मनसब दिया गया, उनको फिरंगी खान कहा, जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा, 3 भाषाएं उनको आती थी। ये सभी चीजें आपने पढ़ी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन और मेरा बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन। क्या पूछा है? पहला अंग्रेजी वाला जहाज कौन सा था? तो देखो, यहाँ पे 3 जहाजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो टाइगर जहाज था, एक दूसरा जो जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन, ठीक है। रेड ड्रैगन को क्या कहा जाता था? हेक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हेक्टर कहा जाता था। और एक और जहाज था, उसका नाम था लॉयन। तो ये 3 जहाज हुआ करते थे। अब एक मिनट रुकिए, टाइगर जहाज से कौन आया था? टाइगर जहाज से आया था रल्फ फिंच आया था, ठीक है। रल्फ फिंच किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में आया था 1583 से लेकर 1591 तक। रेड ड्रैगन में कौन आया था? रेड ड्रैगन में आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के अलावा सर जॉन मिल्टन हॉल भी इसी जहाज से आए थे, ठीक है। सर जॉन मिल्टन हॉल का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। लॉयन जहाज से कौन आया था? लॉयन जहाज से आया था सर थॉमस रो। तो ये 3 जहाज है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कौन बनेगा करोड़पति में एक बार 5 करोड़ का क्वेश्चन भी आया था कि सर विलियम हॉकिंस जो कि भारत में सर्वप्रथम 1608 में आया था, वो अपने साथ कौन सा जहाज लेकर आया था? 5 करोड़ का कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन भी यही था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? कौन सा जहाज होगा? देखो, टाइगर तो नाम दिया नहीं है जो मैंने बताया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सर वॉरेन हेस्टिंग्स जिस जहाज को लेकर आया था उसको रेड ड्रैगन या हेक्टर कहा जाता है। इसका आंसर वो होगा, ठीक है। उसको भी और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन अभी उस लेवल की कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। चलो आगे बढ़े। अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एग्जाम नजदीक आ रहा है, ठीक है। ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगी तो आज आपको शाम तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 एडी में। कितने में हुई थी भाई? 1600 एडी में हुई थी। अब 1600 एडी में वहां की महारानी का क्या नाम था? वहां की जो क्वीन थी उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन। क्या नाम था? क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ वन।
क्वीन एलिजाबेथ वन से परमिशन ली गई थी कि क्वीन एलिजाबेथ वन परमिशन दे। और अगर यहाँ पे 1600 लिखा है तो आप सही जानते हैं कि अकबर का शासन काल कब से कब तक था, 1556 से लेकर के 1605 एडी तक का था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। वो भी लिख देना, आगे फैक्चुअल डाटा में वो भी पूछा जाता है। ठीक है, चलो। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बाय हूम वाज द सिस्टम ऑफ द ड्यूअल गवर्नेंस इंप्लीमेंटेड इन द बंगाल? तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम सभी को पता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी 1765 में, उसके बाद हुआ था। ठीक है, तो किसने किया था ये? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था भाई? रॉबर्ट क्लाइव ने। सभी रॉबर्ट क्लाइव को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जिनको हेवन बॉर्न जनरल कहा गया, जिनका 2 बार टेन्योर रहा, जिन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जिताई, सभी लोग जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। बाद में इन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया था, पॉइंट ब्लैंक पर रख करके खुद को गोली मार ली, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने। तो बहुत फेमस इंसान रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन कब से कब तक रहा? ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम 1765 से लेके 1772 तक रहा। एक और क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऐसे पेपर्स में, किसने खत्म किया था? तो शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए खत्म किसने किया था, तो खत्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने खत्म किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ये वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर देखिएगा आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के संबंध है? किसका संबंध है थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध से? तो पहले तो आपको थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध का टाइमलाइन पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैसूर का युद्ध लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखो सेकंड वाले में तो 1782 तक मृत्यु हो गई थी। ये थर्ड वाला मुझे लग रहा है 1790 से लेकर 92 के बीच में लड़ा गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, और 1790 से 92 के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इसके बाद सर जॉन शोर आए, उसके बाद सर लॉर्ड वेलेस्ली आएंगे। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन था? 790 से लेके लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगर यहाँ पे फोर्थ होता तो क्या हो जाता? लॉर्ड वेलेस्ली हो जाता। ईयर एक बार चेक कर लेना। मैं मराठा वाले में, एक मिनट रुक जाओ, मराठा वाले का जरा एक मिनट रिकॉल कर लूं। सेकंड वाला, थर्ड वाला, हाँ ठीक है, यही है, सही है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल में भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी किसने किया? तो अगर आपने पढ़ा होगा चार्टर एक्ट 1833, तो चार्टर एक्ट 1833 में बात की गई थी कि स्लेवरी को भारत में खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें लास्ट में जा करके 1843 में स्लेवरी को पूरी तरीके से खत्म किया। 1843 में कौन था भारत का गवर्नर जनरल? उनका नाम था लॉर्ड एरमबॉरफ। कौन थे? लॉर्ड एरमबॉरफ। ठीक है, तो स्लेवरी को खत्म किया 1843 में। ईयर भी आगे पूछेगा आपसे, तो ईयर भी आपको याद होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग गवर्नर जनरल एबॉलिश द स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया? 1843। ठीक है, देखो 3-4 चीज याद रखो। एबॉलिशन ऑफ सती याद रखो, स्लेवरी सिस्टम दासता को किसने हटाया था याद रखो, विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसके समय काल में आया था, विडो रीमैरिज एक्ट किसके समय काल में आया था, ये याद कर लो। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये 3-4 चीजें याद कर लो। घूम फिर कर यही से क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। भारतीय पुण्य जागरण आंदोलन के पिता कौन है? ठीक है, तो फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस मूवमेंट किसको माना जाता है? ठीक है, तो किसको माना जाता है बच्चों? राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। ठीक है, देखो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, हिंदी में पुण्य जागरण का पिता किसको कहा जाता है? भारतीय पुण्य जागरण का पिता किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। इनको कई और चीजें भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, अगर आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले
प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म किसको कहा जाता है भारत में, तो वो भी इन्हीं को कहा जाता है। ये सब टाइटल किसको दिए गए हैं, ये सभी टाइटल दिए गए हैं राजा राम मोहन रॉय को, ये भी लिख लेना प्लीज, ठीक है। चलो, राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? प्रथम संस्था कौन सी थी जो राजा राम मोहन रॉय ने स्थापित करने का काम किया? तो प्रथम संस्था थी, उसको कहते थे आत्मीय सभा। क्या कहा जाता था बच्चों? आत्मीय सभा कहा जाता था। जल्दी से ईयर भी याद रखो, 1815 में स्थापित किया था। किस ईयर में स्थापित किया था? 1815 में, ठीक है। कुछ और भी लिख लो जल्दी से। 1817 में किया था एक स्थापित, ठीक है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ये सब कलकत्ता में था। जितना मैं लिखवाऊंगा सब कलकत्ता में होगा, ठीक है। हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी और 1822 में स्थापित किया था एक और, ठीक है। और एक स्थापित किया था 1825 में, ठीक है। 1823 में जो स्थापित किया था उसका नाम था संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज बहुत फेमस रहा, कलकत्ता का संस्कृत कॉलेज, ठीक है। और 1825 में स्टैब्लिश किया था, उसका नाम था वेदांत कॉलेज, ठीक है। और 1828 में जो स्थापित किया था उसको कहते थे ब्रह्म सभा। क्या कहा जाता था? ब्रह्म सभा कहा जाता था। चलो जल्दी से इतना लिख लेना यार प्लीज, ठीक है। इतना लिख लेना जल्दी से। मैं देखो एक फैक्चुअल डाटा पूछा है, मैंने 5 फैक्चुअल डाटा बता दिया आपको। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो इन चारों से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसका ईयर और किस ईयर में स्टैब्लिश किया वो लिख लेना, ठीक है। बाकी और सारी चीजें हम डिटेल में बताते हैं, आप हमारे क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बाकी और सारी चीजें हम बताते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हिंदू कॉलेज 1817, ठीक है। 1823 संस्कृत कॉलेज, 1825 वेदांत कॉलेज, और फिर उसके बाद आया ब्रह्म सभा, ठीक है। फिर 1830 में जाकर के ब्रह्म समाज की भी स्थापना करेंगे। वही ब्रह्म सभा का नाम चेंज करके 1830 में ब्रह्म समाज कर दिया, ठीक है। चलो देखो फिर से वही क्वेश्चन, राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। ये ध्यान देना, ये ब्रह्म समाज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ब्रह्म समाज पूछा गया है, ये ब्रह्म सभा नहीं पूछा गया है। ब्रह्म सभा दूसरी होती है, ब्रह्म समाज दूसरा होता है। ब्रह्म सभा का स्थापना हुआ 1828 में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1830 में, ठीक है। हाँ ना बोलते रहिए मुझसे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो लास्ट के 3 शासकों का अगर आपको नाम याद है, मुझे तो याद है लास्ट के 3 शासकों का, ठीक है। तो लास्ट के 3 शासकों के नाम में एक शासक था जिसका नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। तो अकबर शाह द्वितीय ने इन्हें क्या दिया था? इन्हें टाइटल दिया था किस चीज का? इन्हें टाइटल दिया था राजा का। बेसिकली हुआ क्या था, सुनो कहानी सुन लो 5 मिनट के लिए, 5 मिनट नहीं 2 मिनट कहानी सुन लो। कहानी ये है कि इससे पहले एक रहे शासक, इनका नाम था शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय को 25-26 लाख की पेंशन देना स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और उनको पेंशनर बना दिया, ठीक है। अब शाह आलम द्वितीय की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। शाह आलम द्वितीय के बाद एक शासक आए, ठीक है, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अकबर शाह द्वितीय, ठीक है। कई लोग आएंगे ना, जैसे कई सारे आते हैं, सॉरी, हाँ, जैसे आलमगीर 2 आए, ठीक है, फिर शाह आलम द्वितीय आए, ठीक है, और फिर शाह आलम द्वितीय के बाद आए, इनका नाम था अकबर शाह 2, ठीक है। और फिर लास्ट में जाकर बहादुर शाह जफर आएंगे। अरे यार ये सब तो पता है ना आपको, इतना तो मैंने बेसिक पढ़ा है ना, इतना तो बेसिक पढ़ के आ रहे हो ना ये सब आप, ठीक है। तो आलमगीर 2, शाह आलम 2 मर गए, फिर आए अकबर शाह 2। अब अकबर शाह 2 की जो पेंशन थी उसको बंद कर दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इनका केस लड़ने के लिए इनको राजा राम मोहन रॉय को भेजा था इंग्लैंड, लंदन। किसने भेजा था? अकबर शाह 2 ने भेजा था।
कि वहां पे जाओ और वहां पे अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करो और मेरा जो पेंशन बंद हो गया है उसको फिर से चालू करवाओ। ये कहानी है थोड़ा सा, ठीक है। चलो, इनमें से किसने 1893 में शिकागो आयु धर्म संसद में भाग लिया? Who among the following participated in the Parliament of Region held in the Chicago in the year 1893? स्वामी विवेकानंद, सभी लोग जानते हैं, उनकी स्पीच भी पढ़ी हुई है, बहुत फेमस स्पीच है, ठीक है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। कहाँ पे किया था? ठीक है, अपने गुरु के नाम पे किया था। उनके गुरु का नाम था क्या नाम था? परमहंस मंडली की स्थापना की थी 1897 में किया था, बिल्लूर में किया था, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद, इनका असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई सारे फैक्चुअल डाटा आपको पते होने चाहिए, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस, हाँ, इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। उनके नाम पर 1897 में उन्होंने स्थापित किया था, उसको कहते थे परमहंस मंडल, ठीक है। कहां पे स्थापित किया था? वेस्ट बंगाल के बेरूल में किया था, ठीक है। तो 1897 में परमहंस मंडल, ठीक है, कहां पे स्थापित किया था? बेल्लूर में स्थापित किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इनका असली नाम भी पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये 1893 है। बाद में 1900 में भी ये गए, फॉरेन गए, वहां पे फिर से वर्ल्ड रीजन पार्लियामेंट चल रहा था, उन्होंने फिर भाग लिया 1900 में, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको जो टीचर पढ़ाया होगा उससे आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। ब्रिस्टल एक जगह है इंग्लैंड में, ठीक है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है किस ईयर में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले किस ईयर में हुआ था तब, तो आपको ईयर भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो उनकी जो टॉम है वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में, ठीक है। वो जिस समय काल में गए थे ना, वहां उस समय काल में ये कहा जाता था कि 7 समुंदर पार करके जो भी जाएगा वो अपने धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो राम मोहन रॉय ब्राह्मण थे, ठीक है, उनको अपने धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना गया? भूमि का स्वामी माना गया है किसको? जमींदार को माना गया है, सभी जानते हैं, ठीक है। सूर्यास्त कानून कब लागू किया गया? सूर्यास्त कानून भू राजस्व व्यवस्था के तहत था, सभी लोग जानते हैं। अगर एक जमींदार जितना टैक्स देना है या एक किसान जितना टैक्स देना है उतना टैक्स ना दे पाए तो क्या होगा? उससे वो जमीन ले करके किसी और को दे दी जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? सनसेट लॉ कहते हैं। सनसेट लॉ किस ईयर में आया था ये भी पता होना चाहिए आपको, 1794 में आया था। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई किस ईयर में? 1765 में साइन की गई। दो लोग से साइन की गई थी, शाह आलम द्वितीय साइन की गई थी और सुआजुद्दौला से साइन की गई थी। दोनों में क्या था ये मैं बता चुका हूं पहले क्लासेस में, ठीक है। चलो, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? तो सर थॉमस मुनरो गवर्नर थे मद्रास के और वही इससे क्या है? संबंधित है, ठीक है। बहुत फेमस इंसान सर थॉमस मुनरो। अगर यहाँ पे मद्रास, वैसे क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, ठीक है, ईयर पूछे तो 1820 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मद्रास की जगह बॉम्बे लिख दे तो बॉम्बे में कौन थे? एल्फिस्टन साहब थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के उस समय गवर्नर कौन थे? एल्फिस्टन थे, ठीक है। बहुत फेमस हैं। एल्फिस्टन कॉलेज भी है वहां पे। इलियट एंड एल्फिस्टन साथ मिलकर किताबें लिखा करते थे। चलो, निम्न में से किसने धन निकासी के सिद्धांत को दिया है? तो दादा भाई नारोजी ने दिया है धन निष्कासन के सिद्धांत को। क्या होता है धन निष्कासन का सिद्धांत? मैंने डिटेल में कई क्लासेस में बताया है सबको, ठीक है। जो यहाँ का जो नेशनल इनकम है उसको बाहर भेज देना, इंग्लैंड भेज देना अपने फायदे के लिए, इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी। और ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी को उन्होंने अपनी बुक में किया था। इस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम है बुक का? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इस किताब को भी लिख लेना जल्दी से। ये किताब किस ईयर में की थी? 1901 में किया था, ठीक है।
ये किताब किस ईयर में किया था? ये किताब किया था 1901 में। ठीक है, हाँ ना बोलो। चलो, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किस ईयर में लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त आया था 1793 में। कौन थे उस समय के गवर्नर जनरल? जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे उस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम लिखा गया। इसको स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी सेटलमेंट और इस्तेमरारी सेटलमेंट भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सही नहीं है निम्न में से, वो बताना है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्लो मराठा युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली ये वाला सहायक संधि सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1899 का सती प्रथा, ये वाला गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में द्वितीय मराठा युद्ध नहीं हुआ। द्वितीय मराठा युद्ध कब से कब तक के बीच में हुआ? 1803 से लेकर के 1806 के बीच में हुआ। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। 3 संधियां हुई, सबको याद तो है ना भाई? भूल तो नहीं गए हो? सिंधिया के साथ हुई, भोसले के साथ हुई, होलकर के साथ हुई। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, एक बार देख लेना यार। वो तीनों संधियों का नाम मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, 1803 से 6 के बीच में कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली साहब थे। देखो कई चीजें होती हैं, वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। मैं तो चाहता हूं सब बता दूं, लेकिन हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में हमें सब कंप्लीट करना रहता है। चलो, रणजीत सिंह किस मिसल के थे? तो सकुचरिया मिसल के थे। किस मिसल के थे? सुकलचरिया मिसल के थे। ठीक है, चलो, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है पीवाईक्यू में, रणजीत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम इनके था सरदार महासिंह। क्या नाम था इनके पिता का? इनका पिता का नाम था सरदार महासिंह। ये भी मैं पढ़ा चुका हूं कई क्लासेस में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? ईयर क्या दिया? 1755 दिया है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका हैदर अली। तो डिंडीगुल में हैदर अली ने फ्रेंच की सहायता के लिए यहाँ पे फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था, पढ़ा होगा आपने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? फर्स्ट उस समय जो लीड कर रहे थे इंग्लिश आर्मी को, उनका नाम विंसेंट स्मिथ, वी स्मिथ करके नाम था उनका। ठीक है, तो इसमें कौन जीता? इसमें हैदर अली जीता। पहले तो लग रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी, लेकिन बाद में हैदर अली की जीत हुई। ठीक है, और हैदर अली की जब जीत हुई तो कौन सी ट्रीटी साइन की गई? आपको ट्रीटी का नाम भी पता होना चाहिए। कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास थी, मद्रास की संधि थी। ठीक है, पहले में कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरे में, ठीक है, इसी का दूसरा मैसूर। दूसरे में जल्दी से बताएं, मैंगलोर थी। तीसरे में कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। चौथे में कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ मैसूर थी। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी जुबान पर याद होनी चाहिए सारी की सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? अभी मैंने नाम लिया श्रीरंगपट्टनम की संधि का, अभी जस्ट नाम लिया आपके सामने। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, जो कि थर्ड वाले में हुआ था। ठीक है, फोर्थ वाले में तो उनकी जान ही चली गई थी। ठीक है, थर्ड वाला भी बताया ना 1790 से 92 के बीच में हुआ था, और चौथे वाला 1799 में हुआ था। वो लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अच्छा चौथा वाला कौन सा है? चौथा वाला ट्रीटी ऑफ मैसूर है। ठीक है, चलो चलो, ये देखो फिर से वही वाला क्वेश्चन, फेवरेट वाला। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? अभी मैंने बताया 1799 में मारे गए। कौन था यहाँ पे? लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करते थे भारत के गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल का नाम पूछ ले वो भी बता देना। रणजीत सिंह ने कोहिनूर डायमंड किससे प्राप्त किया? बहुत फेमस क्वेश्चन है। रणजीत सिंह ने कोहिनूर डायमंड किससे प्राप्त किया? कोहिनूर डायमंड अभी मिला, बाद में अंग्रेज लूट कर चले गए, और अभी कहाँ पे है? लंदन के म्यूजियम में अभी बंद है। तो एक अफगान शासक था, उसका नाम था शाह शुजा। क्या नाम था? शाह शुजा नाम था। ठीक है, एक दिन एक क्लास में कोहिनूर की पूरी कहानी बताऊंगा। ठीक है, कैसे हुमायूं के पास कैसे आया,
उसके बाद शाहजहां के पास कैसे गया, नादिर शाह के पास कैसे गया, बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन हम पूरी कहानी डिस्कस करेंगे किसके किसके पास गया ये, ठीक है। चलो, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो दलीप सिंह थे। कौन थे, दिलीप सिंह हुआ करते थे, या दलीप सिंह या दिलीप सिंह इनका नाम हुआ करता था, वो थे, ठीक है। आपको पता होगा इनके जो संरक्षक थे उनका नाम था डॉक्टर लगून। तो इनको पेंशन दे करके भेज दिया गया था इंग्लैंड लंदन पढ़ाई करने के लिए, और डॉक्टर लगून इनके संरक्षक थे। कहा जाता है क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, कई इतिहासकार बोलते हैं गलत है, क्रिश्चियन में नहीं कन्वर्ट हुए, लेकिन फिर बाद में जाके जब ये इंडिया आए तो बाद में फिर से उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया, तो अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय ने किया। बहुत बार मैंने कराया है, मुझे तो याद है 50 बार तो मैंने ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। बिटवीन हु ऑल द ट्रीटी ऑफ बेसिन हैज बीन साइंड, ब्रिटिश एंड द बाजीराव टू, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत बार आता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है। महाभियोग का मुकदमा एक आदमी पर चलाया था, इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। कब से कब तक चला था ये पूछ ले क्वेश्चन में तो क्या बताओगे, जल्दी से बता दो। 1788 से लेकर 1795 तक चला था। कहाँ पे चला था, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में चला था। किसकी देन की वजह से चला था, तो एक इंसान थे उनका नाम था एडवर्ड बुर्के, एडवर्ड बुर्के, उनके नाम के बेसिस पे चला था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंग्लो नेपाल वॉर किसके समय काल में हुआ, बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं। एंग्लो नेपाल 1816 में हुआ, ठीक है, 1814-16 तक चला था। इसमें संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली कहा जाता है उसको। कौन था उस समय का गवर्नर जनरल, लॉर्ड हेस्टिंग था। बहुत बार करा चुका हूं ये, मैं बहुत बार करा चुका हूं कि नहीं, ठीक है। चल और कुछ बता सकते हैं, एंग्लो नेपाल वॉर इसी के समय काल में हुआ। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी इन्हीं के समय काल में हुआ था, 1817 से लेकर 1819 तक में हुआ था, वो भी इन्हीं के समय काल में हुआ था, ठीक है। चलो, मराठा वॉर हुआ, बालाजी बाजीराव द्वितीय को भेज दिया गया था बिठूर के पास, कानपुर में भेज दिया गया था, वो कहानी तो सबने सुनी है ना भाई। चलो, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, 1773, ऑप्शन नहीं है, आंसर इसका 1773 होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया 1774 में। यहां देखो 1773 ऑप्शन में नहीं है, 1773 होता तो वो ज्यादा सही होता, ठीक। चलो, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। अच्छा, ये आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये मॉडर्न डे का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए था। इसमें कौन लोग थे, इसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और 3 जजेस हुआ करते थे। बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं। पहले चीफ जस्टिस का नाम पूछता है फैक्चुअल डाटा में हमेशा, इनका क्या नाम था, इनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था इनका, इनका नाम था एलिजा इम्पे। उन 3 जजों का नाम भी पूछता है, लेकिन वो हायर लेवल के एग्जामिनेशन में पूछता है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। सभी लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से हट गई थी सारी चीजें और ब्रिटिश क्राउन को सब कुछ ट्रांसफर कर दिया गया था। और कहाँ पे पढ़ा गया था, ये पढ़ा गया था इलाहाबाद में। कहाँ पढ़ा गया था, इलाहाबाद में पढ़ा गया था। तारीख याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 है, ठीक है। चलिए, भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी, तो पहली रेलवे लाइन 1853 में स्थापित हुई थी। इसको रेलवे माइन्यूट कहा जाता है, रेलवे माइन्यूट 1853। पोस्टल सिस्टम की भी स्थापना उसी साल हुई थी, ठीक है। और क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से कहां था, तो सभी को पता है मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल लाइन चलाई गई थी। बचपन से सभी पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को और टफ बना देगा तो पूछेगा कितना किलोमीटर हुआ, तो 34 किलोमीटर थी।
इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। एक और क्वेश्चन पूछता है, उस समय का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। कौन थे उस समय? लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। और क्या पूछ सकता है? प्रथम रेलवे लाइन कौन सी कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी? तो ग्रेट पेनिनसुलर इंडियन रेलवे कहा जाता था उसको। क्या कहा जाता था? ग्रेट पेनिनसुलर इंडियन रेलवे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, ये भी पूछा गया है। ठीक है। जितने सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, मैं उतने सेक्टर बताता हूं। ठीक है। देखो हम लोग बहुत मेहनत करके आते हैं, आपसे बस एक ही अपील होती है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। ठीक है। वीडियो बनाने के पीछे यही हमारा मकसद होता है। भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय काल में बिछाई गई? अभी ऊपर मैंने बताया, यही लॉर्ड डलहौजी होगा। जो मैं ऊपर बताता हूं वही नीचे पूछा जाता है। ठीक है। इतने सिमिलरिटीज हैं। भारत में सती प्रथा पाबंदी किसने लगाई? ठीक है। तो भाई सती प्रथा पे पाबंदी लगाई गई, मैं 1000 बार पढ़ा चुका हूं, 1829 में लगाई गई। ठीक है। और किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया गया था। ठीक है। तो 1829 में लगाया गया, एबॉलिशन ऑफ सती आया। ठीक है। कितनी तारीख अगर याद हो आपको? तारीख थी 4 दिसंबर 1829। ठीक है। और क्या बता सकते हैं? कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे। इसको 17th रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 17th रेगुलेशन क्या था, तो 17th रेगुलेशन एबॉलिशन ऑफ सती था। ये भी क्वेश्चन पूछा आता है, 17वां रेगुलेशन। अच्छा, 1830 में भी कुछ हुआ था क्या? किसी को याद है? 1830 में ठगी को सप्रेस किया गया था। और इसमें कौन सम्मिलित थे? कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन इसमें सम्मिलित थे। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, इतनी नोट कर लीजिए फैक्चुअल डाटा, जितनी चीज लिखवाए हूं मैं। सहायक संधि में किसके शासन काल में हुआ? तो सहायक संधि पहला स्टेट कौन था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। 1798 में पहली बार आया था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करता था। सही हूं कि नहीं मैं? सहायक संधि लाने वाला कौन था? ये था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है? देखो, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बता दूंगा आपको। कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चार्नॉक है। ठीक है। उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है मद्रास का कौन है? ठीक है। बॉम्बे का कौन है? दिल्ली का कौन है? ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मद्रास का कौन है? मद्रास का है फ्रांसिस डे। बॉम्बे के कौन है? बॉम्बे के हैं गैरड ऑन्गियर। और दिल्ली का भी बता देता, लेकिन दिल्ली का आएगा नहीं, जुबानी बोल दे रहा हूं, मुंह से बोल दे रहा हूं। दिल्ली अगर पूछे तो एडमंड लुटियंस मार देना। ठीक है। चलो, ये भी लिख लेना यार, ये भी पूछ सकता है। जॉब चार्नॉक कौन थे? कासिम बाजार की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, अंग्रेजों के उसके हेड हुआ करते थे। उन्हीं को कहा जाता है, उन्होंने कलकत्ता को बसाया। कलकत्ता कितना प्यारा सा नाम है ना। द बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस काली को कहा जाता है कलकत्ता। ठीक है। काली जी के जन्म स्थान को। सत्यत प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। दयानंद सरस्वती कौन है? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। इन्होंने किताब हिंदी भाषा में लिखी थी। इन्होंने नारा दिया था, वेदों की तरफ लौटो, या भारत भारतीयों के लिए है। ये सब नारे इन्होंने दिए थे। ठीक है। चलो, लोकहितवादी उपनाम से किसको जाना जाता है? बहुत बार पढ़ा चुका हूं, गोपाल हाई देशमुख को जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लोकनायक किसको कहा जाता है, तब लोकनायक अगर पूछा जाए तो किसको मारोगे? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण बिहार के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण का नाम तो सुना होगा ना? नहीं सुना होगा तो मेरे वीडियो के बाद एक बार सर्च कर लेना। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो डचों को पहले किया था,
डचों को युद्ध में किया था, याद है क्या सबको? 1759 के युद्ध में डचों को किया था, बेदरा का युद्ध था, और 1760 के युद्ध में फ्रेंच को कर दिया था, फ्रांसीसियों को कर दिया था। उसको कहते हैं बैटल ऑफ वैंडी वॉश। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ वैंडी वॉश, वैंडी वॉश का युद्ध कहा जाता है। आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो पेपर 2 के लिए होगा, ठीक है। ये HIL 201 है, शायद वो HIL 202 होगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जो भी लोग में देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। एट द लास्ट, हाँ, एक और चीज जो मैंने अपील की थी, वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दबा के इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि एग्जामिनेशंस एकदम पास हैं आपके, ठीक है। बाय।